मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं संप्रभुता की इस 5वीं और अंतिम कड़ी में चर्चा करूँगा नव बहुलवाद के विषय पर। बहुलवाद का सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि राज्य एकमात्र सत्ताधारी नहीं हो सकता, सामाजिक संघों को भी सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, तभी राज्य का निरंकुशवाद रोका जा सकता है। 19वीं सदी में जर्मनी के V.O. गायर की एक समाजशास्त्री हुए और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडिल एज जिसका इंग्लिश अनुवाद F.W. मैटलैंड ने किया, और इस कारण ये कहा गया कि बहुलवाद गायर की मैटलैंड थ्योरी से निकलता है। मध्य युग में प्रभुसत्ता नहीं थी, अतः राज्य सर्वसत्ताधारी नहीं हो सकता था। कालांतर में लोगों के सामाजिक समूह बने जिन्हें गिल्ड्स कहा गया, और यही गिल्ड अपने लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। लेकिन आधुनिक राज्य ने इन गिल्डों को समाप्त कर दिया और इसी वजह से सर्वसत्ताधारी राज्य का उदय हुआ, जिसने 1914 से 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध में अनेकों लोगों की हत्याएं करवाईं। इस कारण 1920 के बाद बहुलवाद का विचार लोकप्रिय हुआ। इंग्लैंड में A.D. लिंडसे ने लिखा, यदि हम तथ्यों को देखें तो वर्तमान में प्रभुसत्ताधारी राज्य का विचार टूट चुका है। लिंडसे की पुस्तक थी द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। J.N. फिजिस ने अपनी पुस्तक चर्चेज इन मॉडर्न स्टेट में भी इसी तरह की बात की और कहा कि अब प्रभुसत्ता एक सम्माननीय अंधविश्वास है और ये राजाओं के दैवीय अधिकारों की तरह चला जाएगा। ऐसी आलोचना बार्कर और लास्की ने भी की। मैकाइवर भी इसके विरोधी रहे। नव बहुलवाद में रॉबर्ट डॉल ने इसे बहुलतंत्र कहा, और पॉलीआर्की में कहा गया कि इसमें बहुत सारे कानून शामिल हैं। R.M. मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा, राज्य सामाजिक संघों से ऊंचा तो है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। इसी तरह मिस मेरी पॉर्कर फॉलेट ने द न्यू स्टेट में लिखा, राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो सामाजिक संघों के क्षेत्र पर अतिक्रमण करे। एमाइल दुर्खीम भी इसी तरह के विचार रखते हैं। नव बहुलवादियों का भी यही मानना है कि राज्य में असंख्य समूह मौजूद होते हैं और वो सभी सक्रिय हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन समूहों और संघों को चलाना पड़ता है, और यदि इनको मिटा दिया जाए तो लोकतंत्र भी मिट जाएगा, क्योंकि निर्णय लेने वालों पर ये अपना दबाव डालते हैं, इसलिए इन्हें दबावकारी गुट भी कहते हैं। इस विषय पर सबसे पहले 1908 में अमेरिका में आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी। फिर 1926 में डेविड ट्रूमैन ने एक बड़ी रचना पेश की जिसका नाम था द गवर्नमेंटल प्रोसेस। लेकिन 1943 में B.O. की जूनियर की पुस्तक द पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप आई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया कि इन सब लोगों ने दबावकारी समूहों के लिए लिखा। इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि लोकतंत्र में असंख्य सामाजिक गुटों को ये अनुमति होनी चाहिए कि वो अपना कार्य कर लें, लेकिन वे संविधान व कानून के दायरे में रहें। राज्य का ये कार्य है कि वो निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका निभाए। इसी को रॉबर्ट डाहल ने 1971 में पॉलीआर्की या बहुलतंत्र नाम दिया। डाहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें
प्रत्येक कार्य सहमति से हो, राज्य के कार्यक्षेत्र की सीमाएं निश्चित हों और सामाजिक संगठन अपनी स्वायत्तशासी भूमिका निभा सकें। नव बहुलवाद में चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स में लिखा, राज्य में असंख्य समूह होते हैं लेकिन सभी समूहों को बराबर महत्व नहीं दिया जा सकता। अगर हम समूहों की भूमिका का मूल्यांकन करें तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनके पास धन की शक्ति होती है और इसलिए किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी को नवबहुलवाद नाम दिया गया और यहाँ अनेकों विचारकों ने ये भी कहा कि इसमें मार्क्सवाद के साथ नज़दीकी आ गई है। जो भी हो, नव बहुलवाद ने बहुलवाद में संशोधन किया और ये माना कि कुछ समूह ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और कुछ कम शक्तिशाली, लेकिन हम राज्य के अलावा अन्य समूहों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उनकी उपादेयता को भुला नहीं सकते हैं। जब हम नव बहुलवाद की बात करें तो इसमें थियोडोर स्कापोल और गैब्रियल आमंड के नाम भी आते हैं। इनको